चाइना की रूलिंग पार्टी जो कि अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है, उसने चाइना को इस मुकाम पे पहुंचाया है कि उसके पास 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और कहा जा रहा है कि 10 साल के अंदर ये इसको दोगुना कर देंगे। इसके अलावा उनके पास 100 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि 2025 तक दोगुने होने की संभावना है, जिसके द्वारा वो अमेरिका तक हमला कर सकते हैं। पर चीन की हमेशा ये स्थिति नहीं रही थी। चीन की स्थिति कभी ऐसी भी थी जब उसके पास इस प्रकार के परमाणु हथियार नहीं थे और अमेरिका उन पर परमाणु बम गिराने वाला था। उसी समय की हम लोग बात करेंगे और कब कब ये समय आया जब चीन पर परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा होने वाला था, उन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी भूमिका थी इस पूरे एपिसोड में, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चीन को उनके न्यूक्लियर हथियार कब प्राप्त हुए। उन्होंने अपना फर्स्ट एटॉमिक बम का ट्रायल 1964 में किया था, तो ये सारी घटनाएं 1964 से पहले होंगी, उनको जब तक न्यूक्लियर वेपन प्राप्त नहीं हुए थे। 1950-1953 का वो समय था जब चाइना के लीडर माओ सेतुंग ने 3 लाख PLA सोल्जर्स को नॉर्थ कोरिया भेजा था एलाइड फोर्सेस से लड़ने के लिए। चीन ने यह देखा कि नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस एलाइड फोर्सेस के सामने कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए चीन ने ये जो अपनी फोर्सेस है उसको भेजी नॉर्थ कोरिया की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर जो मंचूरिया चाइना बेस था वो नॉर्थ कोरिया की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था, वेपन में भी और रसद सामग्री पहुंचाने में भी। एलाइड फोर्सेस की तरफ से उनके हीरो रहे डगलस मैकआर्थर, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो रहे थे, वो कमांड कर रहे थे और उन्होंने अपने तत्कालीन प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जो मंचूरिया है उस क्षेत्र को न्यूक्लियर बम से हमें उड़ा देना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि ये कोरियन वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पर उस समय के प्रेसिडेंट ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने का जो आइडिया है वो खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल उस समय के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराया था। एक इंटरव्यू में मैकआर्थर ने ये कहा था कि उस समय वो 30 से ज्यादा बम, एटॉमिक बम मंचूरिया पे गिराना चाहते थे जिससे कि कोरियन वॉर तुरंत ही खत्म हो जाती। बहरहाल 1951 में मैकआर्थर को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और इससे वर्ल्ड शॉक में था। 1956 में जॉन फॉस्टर डलेस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हाइजेनहोवर की एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने लाइफ मैगजीन को ये बताया कि चीन को वो एक मैसेज देना चाहते थे कि जल्द ही युद्ध विराम कर लो, युद्ध विराम समझौते पे साइन कर दो, नहीं तो उन पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। और ये चीज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनको कन्वे की गई थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय चीन की काफी यात्रा किया करते थे और उन्हीं के हाथों ये संदेश भिजवाया गया या उनको ये बात बताई गई और इसके बाद ये संदेश चीन तक पहुंचा। वैसे तो ऑफिशियली जुलाई 27, 1953 में कोरियन वॉर खत्म हुई, युद्ध विराम समझौते की साइन हुई और जो डलेस का बयान था वो 1956 का था, पर उनके इस बयान को ये कह के नकार दिया गया कि उस समय सोवियत यूनियन के जो डिक्टेटर थे जोसेफ स्टालिन, उनकी मौत हो गई थी और उनके मौत के बाद ये जो कोरियन वॉर थी उसको खत्म करने का दबाव नॉर्थ कोरिया और चीन पर सोवियत यूनियन के द्वारा नेक्स्ट लीडरशिप के द्वारा डाले जाने लगा था। इस कारण से ये जो वॉर थी वो खत्म हुई थी, ना कि परमाणु हथियार के डर से। पर वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स 1984 में लिखता है कि मई 21, 1953 में डलेस की भारत यात्रा हुई थी और उनके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को यह कहा गया था कि चीन पर बहुत कड़ा हमला किया जाएगा और अगर उन्होंने युद्ध विराम समझौते पे साइन नहीं किया तो। और ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने यही चीज जाके चीन को कन्वे की थी, पर यहाँ पे कहीं न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं की गई थी। दूसरा इसी प्रकार का हमला आइजनहोवर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होने वाला था जब चीन ने एक इन्वेजन करने की प्लानिंग बनाई। ताइवान पे वो इन्वेजन करना चाहते थे और उन्होंने आर्टिलरी गन से भी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था अगस्त 1958 में। उस समय अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन को यूनाइटेड स्टेट्स ने यह कहा था कि वो चीन के बेस पर, एयरबेस पर न्यूक्लियर वेपन हमले के लिए बिल्कुल तैयार रहें और इसके बाद भी अगर चीन इस प्रकार का इन्वेजन जारी रखता है तो संघाई तक हमें डीप स्ट्राइक करना पड़ सकता है। पर अगस्त-सितंबर 1958 में ये चीज़ खत्म हो गई। पर कम्युनिस्ट चाइना को ये सबक जरूर मिला, ताइवान और कोरियन वॉर से ये सबक जरूर मिला कि उनको परमाणु हथियार चाहिए। इसके लिए वो सोवियत यूनियन के पास गए। उनको न्यूक्लियर की सिविल टेक्नोलॉजी तो प्राप्त हुई, पर निकिता क्रुश्चेव ने चीन को इस प्रकार के जो पूरी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया और इसके बाद उनको कोई भी टेक्नोलॉजी रशिया की तरफ से नहीं दी गई। पर चीन के पास इतनी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी थी कि उनके साइंटिस्ट इसको परमाणु बम में कन्वर्ट कर ले। 1964 में उन्होंने इस प्रकार की चीज कर ली, पर उससे पहले नवंबर 1963 में फिर से उन पर हमले की एक
रणनीति बनाई गई अमेरिका के द्वारा, ताकि वो अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है, न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। वैसे तो उस समय अमेरिका चीन पर न्यूक्लियर वेपन नहीं गिराना चाहता था, पर उस समय के जॉइंट चीफ ने यह कहा कि अगर हम इस प्रकार के हमला कर ही रहे हैं तो हमें कन्वेंशनल वेपन के इस्तेमाल की जगह न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल उस समय भी ये किसी वजह से हमला नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से 3 बार यूएस चीन पर हमला करना चाहता था, न्यूक्लियर वेपन से हमला करना चाहता था, पर कोई भी चीज हो नहीं पाई। 1970 में पाकिस्तान के डिक्टेटर याह्या खान और रोमानिया के डिक्टेटर के साथ मिलके रिचर्ड निक्सन ने अपने सेक्रेटरी को भेजा चीन के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने के लिए। और यही वो समय था जब निक्सन के सेक्रेटरी ने यह कहा कि याह्या खान की तारीफ की कि उन्होंने चीन के प्रीमियर से उनकी मुलाकात करवाई और एक बातचीत का चैनल ऑन किया। निक्सन के सेक्रेटरी की जुलाई 1971 में यात्रा भी हुई बीजिंग की, और उसके बाद निक्सन की यात्रा हुई 1972 में, जिसके बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधरते चले गए और चीन को वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाने की बात आगे बढ़ने लगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।